नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस दंगल पर, जहां पर हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखो, पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में बात की थी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यानी रस समीकरणमितीय गुणांक की। उसके क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, समझ लिया था उसको कि होते क्या हैं और रस समीकरणमितीय गुणांक यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं किए थे। क्वेश्चन जो है वो हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके पूरा जो कंप्लीट चैप्टर होगा उसके क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है वो हम करते चले जाएंगे। अब देखो, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो यहाँ भी अपने काम में आएगा और आगे चल के भी फिजिकल केमिस्ट्री में अपने बहुत काम में आने वाला टॉपिक है। आज हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, यानी हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं। देखो, हमने क्या देखा था पिछली बार जब हमने रस समीकरणमितीय गुणांक की बात की थी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कोई रिएक्शन लिखी हुई हो तो हम ये बोल देते हैं कि ए का स्मॉल ए मोल और कैपिटल बी जो है इसके, यानी ये रिएजेंट्स जो हैं कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल्स मिलकर सी के स्मॉल सी मोल्स और डी के स्मॉल डी मोल्स बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन ये हमने तब देखा था जब हमारी जो रिएक्शन दे रखी है वो बैलेंस कर रखी हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार सिंपल रिएक्शंस को तो कर पाते हैं बैलेंस, लेकिन जो बड़ी रिएक्शंस होती है उनको हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो हम क्या करें सर, ये निकालेंगे कैसे? देखो, उस कंडीशन में हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये उन्हीं रिएक्शंस के लिए हैं जिनमें हम ये जो बैलेंस है उस रिएक्शन को नहीं कर पाते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, इस ग्राम तुल्यांक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी जो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, अगर कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी हो तो इस रिएजेंट के, इस प्रोडक्ट के और इस प्रोडक्ट के सभी के ग्राम तुल्यांक जो हैं, जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो बराबर होते हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो कि हाँ सर, हमने ये तो बोल दिया कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हम इसको लिख देंगे और ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं, लेकिन इस ग्राम इक्विवेलेंट को हम शो कैसे करते हैं, ये निकालते कैसे हैं वो बताओ। तो चलो देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, हम जब मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो एटम या जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा है उसका वेट, जिसे मैं W से शो कर देता हूँ, चलो कैपिटल W लिख लेते हैं, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास लिखते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जनरली इसको मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बोल देते हैं, लेकिन अगर अपन सही से देखें तो इसको मोलर मास बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं MW मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? अब यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ किया गया था। उसी तरह से जब हम ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक निकालते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, हम लिखेंगे उस एटम या मॉलिक्यूल का वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। अब देखो, वेट को कैपिटल W से शो करते हैं और जो इक्विवेलेंट वेट है इसको कैपिटल E से शो करते हैं। ठीक है सर, हमने ये देख लिया कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। अब सर ये इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। देखो, जो नॉर्मल वेट होता है, जो नॉर्मल मोलिकुलर वेट या मोलर मास होता है,
उसके अपॉन में हम n फैक्टर कर देते हैं, यानी मोलिकुलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिल जाता है क्या, इक्विवेलेंट वेट। अब देखते हैं कि सर ये n फैक्टर क्या होता है। फिर n फैक्टर जनरली हम इसको वैलेंसी जो है वो बोलते हैं, वैलेंसी या संयोजकता होती है उस एटम या मॉलिक्यूल की। तो सर कोई एग्जांपल दे के बताओ कि कैसे होता है वैलेंसी और कैसे हम इसको निकालते हैं। तो देखो बिल्कुल हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक नहीं कई सारे एग्जांपल करके देखेंगे और ये एग्जांपल्स नोट कर लेना आपको अगर बाद में समझने में दिक्कत हो तो। देखो जब हम कोई एसिड देंगे, एसिड के केस में क्या होगा, वो एसिड जितने H पॉजिटिव डोनेट करता है, जितने H पॉजिटिव डोनेट करता है वो उस एसिड की क्या होगी, n फैक्टर। क्लियर। एग्जांपल देखते हैं, हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में ये जो है अपना एक H पॉजिटिव देगा। देखो ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस। तो ये दोनों क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से एक H पॉजिटिव जाएगा और HSO4 नेगेटिव बचेगा। HSO4 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaHSO4 प्लस H2O। क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस रिएक्शन करके सोल्ट और क्या बनाते हैं, वाटर। क्लियर है, सोल्ट और वाटर इन्होंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर जो इसके पास दो हाइड्रोजन थे, दो में से इसने कितना डोनेट किया है, एक ही डोनेट किया है और एक रखा। तो इस कंडीशन में इसका जो n फैक्टर निकल के आएगा वो कितना होगा, 1। क्लियर है इतनी बात। ये तो हमने बात की कि हमारे पास जब एसिड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बेस लें, यानी क्षार की जब हम बात करते हैं, तो वो जितने OH नेगेटिव डोनेट करेगा, जितने OH नेगेटिव डोनेट करता है उसको हम उस बेस की क्या बोलते हैं, n फैक्टर। तो देखो मान लो हम कंसिडर कर लेते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये क्या करेगा, Ca डबल पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखो क्या किया इसने, ये जो था ये किसी और चीज़ से रिएक्शन जब करेगा तो इसने क्या किए, 2 OH नेगेटिव डोनेट किए। तो इस कंडीशन में हमें पता चल गया कि इसका n फैक्टर कितना निकल के आया हमारे पास, इसका n फैक्टर आ गया 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कि एसिड भी आ गया, बेस भी आ गया। अगर हमारे पास ऐसा आता है कहीं कि कोई सोल्ट है, सोल्ट के केस में हम क्या देखते हैं कि उसके जितने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, या फिर और नहीं है, मतलब इकट्ठा नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस लेंगे। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जो होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, उस सोल्ट का n फैक्टर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मानो हम बात करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस के। इसमें देखो क्या इस तरह से नहीं बनेंगे, 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होगा, जब ये विघटित होगा तो ये लवण क्या बनाएगा, ये सोल्ट जो है वो 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव बनाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, सॉरी यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ना कि आयंस। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, 2 को +3 से करेंगे तो कितना हो गया, +6। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -6। लेकिन हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, हमें इसका परिमाण लेना है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो अपना लवण है, सोल्ट है, इसका n फैक्टर कितना निकल के आएगा, इसका n फैक्टर आ गया हमारे पास 6।
क्लियर है, तीनों चीज़ें अपन ने देख ली। चलो कुछ और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं एन फैक्टर निकालने के। जब हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर हो, जैसे हम बात कर लेते हैं H3PO3 की। जब हम H3PO3 की बात करते हैं तो देखो स्ट्रक्चर कैसी होगी, H3PO3। क्लियर है, ये है। इस कंडीशन में देखो कि जब ये डोनेट करेगा H3PO3, ठीक है, अब ये क्या करेगा, डोनेट करने वाले इसके पास कितने हैं, ये और ये 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है, 2। हम H3PO2 की बात कर लेते हैं, H3PO2, उस केस में क्या होगा, H3PO2 जो है उसके केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है डोनेट करने के लायक, तो इसका एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, पता चला एन फैक्टर क्या होता है, ये आ गया समझ में। तो अब देखो नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, हमारे पास पता चल गया कि जो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या है, वो हमारे काम क्या आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो ग्राम इक्विवेलेंट यानी जो ग्राम तुल्यांक है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट या मोलिक्यूलर मास, मोलर मास। ये अब देखो, सॉरी ये नहीं था भाई, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, अब इसकी वैल्यू अगर मैं रखूं तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि वेट अपॉन इसका अगर रखूं, हमें पता है कि E = क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर नीचे था, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो इनटू एन फैक्टर आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या ये आपको देखकर पता नहीं चलता कि ये मोल जो हम लेते हैं उसी का फॉर्मूला है, तो ये आ जाएंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 फॉर्मूले अपने पास आए। एक तो आया कि ग्राम इक्विवेलेंट = वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, दूसरा फॉर्मूला अपने पास आता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। इन दोनों फार्मूलाज को ध्यान में रखेंगे और ये जो है वो हमारे कैलकुलेशन करते टाइम जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम बहुत काम में आने वाले हैं, डायरेक्ट काम में आएंगे ये फॉर्मूले। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स और आते हैं, जैसे जब हम किसी कंपाउंड को देखते हैं तो उसके लिए हम कैसे मोलिक्यूलर ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है उसको काम में लेंगे। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है AXBY, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर A के X एटम और B के Y एटम मिलकर क्या करते हैं, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसके ग्राम तुल्यांक यानी AXBY के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे A के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे B के ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन करने में काम में आएगी। ध्यान से सुनेंगे कि AXBY के ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के भी बराबर होंगे और इसके ग्राम इक्विवेलेंट के भी बराबर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये तो हमने बात की ग्राम इक्विवेलेंट की, लेकिन जब हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो उसमें वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ते हैं। जैसे दूसरा अपन ले लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट की बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे CaO है, CaO का इक्विवेलेंट वेट, CaO का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा Ca डबल पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट प्लस O डबल नेगेटिव जो है उसका इक्विवेलेंट वेट। इतनी बात क्लियर। देखो CaO का इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेलेंट का वेट जो है, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मोलिक्यूलर वेट या मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो निकाल लेते हैं। मोलिकुलर वेट कितना हो गया, इसका 40 और इसका 16, यानी टोटल हो गया 56 अपॉन n फैक्टर। ये सॉल्ट है तो इस पे डबल पॉजिटिव, इस पे डबल नेगेटिव, तो इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज 2, तो ये आ गया 28। उसके बाद हम बात करते हैं Ca डबल पॉजिटिव जो है उसका इक्विवेलेंट वेट। ये देखो Ca डबल पॉजिटिव के केस में मोलिकुलर वेट कितना है इसका 40 अपॉन इसकी वैलेंसी कितनी है, यानी जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना 2, प्लस में ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो 16 वेट अपॉन चार्ज 2, यहाँ से निकालेंगे तो 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। तो हमें सेम मिल रही है चीज़ें। तो देखो क्या सीखा हमने, पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए देखें तो कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें जो पूरा कंपाउंड है उसका इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा उसके हर एक कंस्टिट्यूएंट के इक्विवेलेंट, जो पूरे का पूरा जो है कंपाउंड उसका ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, तुल्यांकी भार की बात करते हैं, तो उसमें जो दोनों उसके कंस्टिट्यूएंट जो संघटक होंगे उन दोनों के योग के यानी एडिशन के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखो हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट वेट वाला जो था वो तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल देख लिया। अब देखो एक क्वेश्चन अपने पास आता है, हमारे पास है कि क्वेश्चन देखो 0.84 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्राइड है, 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड है, उसके अंदर 0.04 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसके अंदर हमें बताना है जो मेटल है उसके मेटल का जो है वो ग्राम जो इक्विवेलेंट वेट है वो बताना है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड अपने पास ये आता है कि हम क्या करें, हमें पहले तो पता है कि पूरे मेटल हाइड्राइड का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट और जो मेटल है उसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं हम कि जो मेटल, एम से मेटल लिख रहा हूँ मैं, मेटल हाइड्राइड है उसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा मेटल जो है उसके ग्राम इक्विवेलेंट के प्लस जो इसमें हाइड्रोजन है उसका ग्राम इक्विवेलेंट, बराबर आएगा भाई, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो बराबर आएगा। अब ये देखो इसमें हमें कितनी अमाउंट दे रखी है, 0.84 दे रखी है, इसकी जो अमाउंट दे रखी है वो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे यानी वेट, अपॉन में हम लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट। अब मेटल क्या है ये तो हमें पता नहीं है तो इसका तो आ गया ई, लेकिन साथ में क्या है हाइड्राइड, तो हाइड्राइड जो होता है हाइड्रोजन उसका तो इक्विवेलेंट वेट हमें पता है कितना होता है 1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये निकालेंगे बराबर में हाइड्रोजन जो है उसके लिए हमें कितना दे रखा है 0.04 इज इक्वल टू 0.04 अपॉन हाइड्रोजन जो है उसका इक्विवेलेंट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है 1। अब देखो यहाँ से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो E+1 इज इक्वल टू 0.84 अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 21, और यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो E आ गया 20, यानी हमारे पास ये आया कि जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 20। इतनी बात क्लियर।
अब इसमें तो हमने वो मेथड देख लिया कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा जो मेटल हाइड्राइड है उसके ये ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट के भी बराबर होंगे और जो हाइड्रोजन है उसके ग्राम इक्विवेलेंट के भी बराबर होंगे। लेकिन अब एक दूसरा मेथड देखते हैं जिसके अंदर हम जो इक्विवेलेंट वेट है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करना होता है उससे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो, जो मेटल हाइड्राइड है उसका वेट बराबर होगा वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ हाइड्राइड के, यानी ये हमें कितना दे रखा 0.84 ग्राम, ये जो है वो हमें पता नहीं है, x लिख दिया, प्लस इसका हमें दे रखा है कितना 0.04। तो हमारे पास जो मेटल है उसका पहले आ गया नॉर्मल वेट जो कितना आएगा 0.80 ग्राम। इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या पता है कि जो मेटल है उसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा किसके, हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट के। तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे किसके, हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट के। तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट, मेटल का वेट कितना 0.80, इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमें पता है, वो निकालना ही है। और इसका जो हमें वेट दे रखा है वो कितना है 0.04/1। तो डायरेक्ट हम ई की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, सॉरी ये अपने पास 80 आया है, ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 20। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। मेनली हमें जो बातों का ध्यान देना था वो क्या था कि जब ग्राम इक्विवेलेंट आएगा तो कंपाउंड के जो दोनों कंस्टिट्यूएंट होंगे उनके क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की तो जो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट होंगे उन दोनों के जो इक्विवेलेंट वेट है उनके एडिशन के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट जो है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। हमने पहले क्या देख लिया था कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूले वगैरह देख लिए थे। अब इसकी डेफिनेशन यानी हम इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। परिभाषा इसकी कोई नहीं पूछेगा, ये होता है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें इसकी परिभाषा जो है डेफिनेशन दी हुई आ जाती है और वो पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो इक्विवेलेंट वेट के लिए सेट बैठती है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं, मान सकते हैं। तो देखो कि कोई भी मैटर या जो हमें पदार्थ दे रखा है, कोई भी मैटर की वह अमाउंट या वह मात्रा, कोई भी मैटर की वह अमाउंट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है या फिर डोनेट करती है। कोई भी हम मैटर लेंगे या पदार्थ लेंगे तो उसकी वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट करती है या डोनेट करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस मैटर का इक्विवेलेंट वेट। अब देखो, हमने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम कुछ ना कुछ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो देखो, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 6.02 × 10⁻23 इतने तो 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद 1.6 × 10⁻⁹ इतना कूलाम आवेश जो है वो इसके ऊपर होगा। जब इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये होगा 96,500 कूलाम। क्लियर है। तो इतना चार्ज कोई भी मैटर लेंगे उसकी वह मात्रा जो 96,500 कूलाम आवेश, या हम बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको या तो एक्सेप्ट करेगी या डोनेट करेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस मैटर का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट जो है वो बोल देते हैं। क्लियर है इतनी बात। पहला फैक्ट तो ये। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जो वैलेंसी है उसको डिवाइड करें अगर उसके मोलर मास से तो हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट वेट। देखो, इक्विवेलेंट वेट
हमें कैसे मिलता है कि जो मोलर मास है, मोलर मास को हम n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका इक्विवेलेंट वेट। तो अब देखो कि n फैक्टर हमने क्या देखा था कि अलग अलग रिएक्शन अगर होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, n फैक्टर तो चेंज होता रहता है। जैसे हमने H2SO4 की बात की थी, H2SO4 की कंडीशन में जिस बार ये सिर्फ एक H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में इसका n फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, 1। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये दोनों H2 जो है, दोनों H पॉजिटिव डोनेट करता है तो दो H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो जब इसका n फैक्टर चेंज हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी तो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो मैटर का इक्विवेलेंट वेट है, मैटर का या पदार्थ का या कोई कंपाउंड जो हमने ले रखा है, उसका इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार उस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, उस अभिक्रिया या रिएक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जिसमें वह पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है इतनी बात। दोबारा देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में जो मैटर या कंपाउंड हमने ले रखा है उसका इक्विवेलेंट उस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, जिस अभिक्रिया के अंदर, रिएक्शन के अंदर वह मैटर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में 2 फैक्टर पढ़ लिए, 2 फैक्ट्स जो हैं इक्विवेलेंट वेट के वो पढ़ लिए। अब चलो हम ऐसे करते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करना हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। हमने क्या देखा था कि कोई भी जो 2 कंस्टिट्यूएंट है, मान लो A और B, ये एक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट है, तो इसका जो पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होगा वो बराबर होगा किसके, A का इक्विवेलेंट वेट प्लस में B का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। अब देखो हम बात कर लेते हैं CaO की, जो हमने पहले भी की थी। डायरेक्ट पहले इसका देख लेते हैं। तो इसका 40, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 56। अब देखो डिवाइड किससे करेंगे, n फैक्टर से। n फैक्टर इसका कितना है, इस पे डबल पॉजिटिव, इस पे डबल नेगेटिव, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 28। ये आ गया AB का, ये CaO का इक्विवेलेंट वेट। देखते हैं बराबर आता है यानी। कैल्शियम का यानी Ca डबल पॉजिटिव आयन जो है उसका इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 40 अपॉन चार्ज कितना है इस पे 2, प्लस O डबल नेगेटिव जो है उसका इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 8। दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 28। मतलब मेरी बात तो सही है, सही बोल रहा हूँ मैं। अब देखो कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो है वो हम इस तरीके से लिख लेंगे। वो देखो कि कोई भी एलिमेंट है या मेटल है तो किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट देखो क्या होगा कि एलिमेंट का ऑक्साइड है तो मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, EO आ गया, तो वो बराबर होगा किसके, एक तो उस एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है उसके प्लस में ऑक्सीजन, ये O डबल नेगेटिव जो आएगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो देखो E यानी जो एलिमेंट ले रखा है उसका इक्विवेलेंट वेट प्लस में आ जाएगा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, O डबल नेगेटिव का। ऑक्सीजन जो है उसका कैसे निकालेंगे, उसका वेट 16 अपॉन डिवाइड करेंगे किससे, जो O पे क्या होगा डबल नेगेटिव, तो उसका n फैक्टर कितना 2। तो ये इधर वाला हम क्या देखेंगे कि ये तो कंफर्म हो गया कि कितना आएगा, ऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं तो आ जाएगा 8। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद चलो हम बात कर लेते हैं हाइड्राइड की। कोई भी एलिमेंट जो है उसके हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट ये बराबर हो जाएगा किसके, E। ये तो हम देखेंगे
कि हमें उसने कौन सा एलिमेंट दे रखा है, तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट प्लस में हाइड्राइड देखो H हाइड्रोजन उसका कितना होता है 1, और इस पर चार्ज भी कितना होगा 1, तो 1/1 यानी 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इस कंडीशन में कि E का अपन निकाल लेंगे प्लस में 1 जोड़ देंगे। ऑक्साइड के केस में एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे प्लस में 8 जोड़ देंगे। उसके बाद देखो हम क्लोराइड का देख लेते हैं। क्लोराइड किसी भी एलिमेंट का क्लोराइड है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कि E जो है उसका इक्विवेलेंट वेट, E का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट प्लस में क्लोराइड का कितना होता है 35.5, ये तो वेट हो गया, अपॉन में n फैक्टर कितना होता है इसका Cl नेगेटिव है, क्लोराइड चार्ज कितना है -1, इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो डायरेक्ट हम 35.5 लिख सकते हैं। अब किसी भी एलिमेंट का सल्फेट ले लिया हमने, सल्फेट लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा E का या जो एलिमेंट है उसका ले लेंगे इक्विवेलेंट वेट प्लस में सल्फेट देख लेते हैं, चलो SO4 डबल नेगेटिव होता है, इस पे आ जाएगा 32 प्लस 4 × 16 कितना हो गया देखो 64 प्लस 32, तो ये आ गया 96 अपॉन n फैक्टर देखो कितना है इसका 2 से डिवाइड कर दिया, यानी हम डायरेक्ट ये लिख देंगे कि किसी भी एलिमेंट के सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हम क्या लेंगे, ये जो उसका एलिमेंट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट प्लस में 48। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से हम मान लो ब्रोमाइड ले लेते हैं, इसी तरीके से हम ब्रोमाइड देखें तो उसमें क्या होगा, वो जो एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट प्लस में 80, क्योंकि ब्रोमीन का 80 और अपॉन में डिवाइड करेंगे n फैक्टर 1 से तो ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो हमने इक्विवेलेंट वेट के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली। अब चलो दो एक n फैक्टर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है O2 का इक्विवेलेंट वेट होता है 4, सॉरी n फैक्टर O2 का n फैक्टर होता है 4, इसके अलावा H2 है, Cl2 है और Br2 है, इनका n फैक्टर होता है 2। ठीक है, यहाँ पर अपनी बात ख़त्म होती है इक्विवेलेंट वेट की और n फैक्टर की। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।